हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग आज। तो वेलकम टू माय चैनल दैट इज बायो बाय विद्दू। है ना। तो कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर दैट इज वाज एक्सक्रीशनरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। है ना। ये जो चैप्टर है एक्सक्रीशन, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट्स होता है, कंफ्यूजन होता है। यही सोचते हुए मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। है ना। क्लास 11 का ये चैप्टर है। और नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो अपनी अटेंडेंस लगाइए, यहाँ पर आ जाइए और हम लोग पढ़ते हैं आज ये चैप्टर। ठीक है। तो yesterday I have uploaded a video on excretory product and elimination, जिसमें मैंने इजेशन एक्सक्रीशन के बीच में डिफरेंस बताया था। है ना। मोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था। उनके एग्जाम्पल्स बताए थे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स किसमें किसमें क्या है, जैसे कि फ्लेम सेल्स, इट वाज प्रेजेंट इन प्लैटीहेलमिन्थस, रोटिफर्स, सेफेलोकॉर्डेट्स, सम एनालिड्स। है ना। उसके अलावा रेनेट सेल जो है इट वाज प्रेजेंट इन केस ऑफ नेमाटोडा एस्क्लेमेंथिस। नेफ्रीडिया वाज प्रेजेंट इन केस ऑफ अर्थवॉर्म, लीच, जो कि फाइलम एनिलिडा से बिलोंग कर रहा है। लीच में अपार्ट फ्रॉम नेफ्रीडिया बोट्राइडल टिश्यू भी प्रेजेंट है। अर्थवॉर्म में क्लोरागोगिन सेल भी प्रेजेंट है, जिसका काम क्या है, नेफ्रीडिया वगैरह का क्या काम होता है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। यस और नो। आर्थ्रोपोडा में माल्फिजियन ट्यूब्यूल है, जैसे कि अगर हम बात करें कॉकरोच का, और जो इंसेक्ट्स हैं उसमें माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होगा। जो क्रस्टेशियंस हैं जिसमें प्रॉन और क्रैब आता है उसमें ग्रीन ग्लैंड या मैक्सिलरी ग्लैंड होगा। जो एरिकनिडा है जिसमें कि स्पाइडर स्कॉर्पियन आएगा उसमें कॉक्सिल ग्लैंड होता है ना। मोलस्का में उसी प्रकार से फेदर लाइक गिल्स है। कहाँ पर, मेंटल कैविटी के अंदर। आपने अगर एनिमल किंगडम पढ़ा है तो ये आपको मालूम होगा। इकाइनोडर्मेटा में कोई स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है, उनके बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन के थ्रू यू कैन से एक्सक्रीशन होता है। और उसके अलावा उनके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, जिसको हम एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी बोलते हैं। ये भी शायद आपने 11th में एनिमल किंगडम चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा। हेमिकॉर्डेटा में सिंगल ग्लोमेरुलस होता है, जिसको प्रोबोसिस ग्लैंड बोलते हैं। पाइसेस और एम्फीबिया में मीजोनेफ्रिक किडनी। रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स में मेटानेफ्रिक किडनी होती है। यूरिया साइकिल के बारे में भी मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। यूरिया साइकिल कैसे हो रहा है, पूरा डिटेल हमें साइकिल नहीं पढ़ना है, बट बस ये याद रखना है कि यूरिया साइकिल कोई ऑर्निथीन साइकिल या क्रिब्स हेंजलेट साइकिल बोलते हैं। ये लिवर के हेपेटोसाइट्स में होता है, और दो जगह पर होता है हेपेटोसाइट्स में, साइटोसॉल और माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल और यूरिया का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद मैंने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था। तो जो लोग मेरे लेक्चर में आज नए हैं, वो मेरा ये जो प्रीवियस क्लास का लेक्चर है ना, कल जो मैंने अपलोड किया है, वो जाकर एक बार मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है बायो बाय विद्दू। है ना। और ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए बेसिकली डेडिकेटेड है, वेयर आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियोज ऑफ जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी। है ना। मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था, वाई इज किडनी रेट्रोपेरिटोनियल। इसका भी आंसर मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में दिया था कि जो किडनी है ये दोनों पेरिटोनियम के बीच पीछे लोकेटेड है, डॉर्सल साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड है। और दोनों पेरिटोनियम यानी कि पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम के पीछे लोकेटेड है। और ये सिर्फ इसका वेंट्रल साइड जो है वही पेरिटोनियम से कवर्ड है ना। जो कि हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको डायग्रामेटिकली इसको समझाया था, है कि नहीं। प्रीवियस क्लास में देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इसके लिए मैंने एक डायग्राम भी बनाया था और इसको समझाया था। ये देखो, ये रेट्रोपेरिटोनियल पेरिटोनियल किडनी के कंडीशन को समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम आपके लिए ड्रॉ किया था। अंडरस्टूड। सो आज हम लोग जो है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखेंगे। एक एक चीज इस चैप्टर में हमें बहुत बारीकी से देखनी होगी, समझनी होगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स बच्चों के लूज होने के चांस होते हैं। है ना। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बारीकियां हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों को होता है। इसीलिए आप थोड़ा सा समय लेकर इसको जरूर देखिएगा, पढ़िएगा। है ना। और ये मैं आपको एश्योर करती हूँ कि जब ये लेक्चर, आप सारा लेक्चर मेरा देख लोगे, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दिस इज माई गारंटी टू यू। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जब मैं आगे बढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो है मैंने शॉर्ट्स में भी अपलोड किया है। विच ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी बिगिंस एंड एंड्स इन कैपिलरी नेटवर्क। ह्यूमन बॉडी में कौन सा ब्लड वेसल है जो कि कैपिलरी नेटवर्क में खुलेगा। तो आपको याद होगा ह्यूमन बॉडी में, यहाँ देखो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल। और इफरेंट आर्टेरियोल के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है
दैट इज नोन एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, और इफरेंट आर्टेरियोल के पहले जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। एंड ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस इज नथिंग, इट इज अ टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी ओनली। अंडरस्टूड? और तो यानी कि इफरेंट आर्टेरियोल के पहले भी ब्लड कैपिलरी है और इफरेंट आर्टेरियोल के बाद पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, तो वो भी ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है। तो आंसर विल बी इफरेंट आर्टेरियोल। यस और नो? आंसर क्या हो जाएगा? इफरेंट आर्टेरियोल हो जाएगा इस केस में। देखिए द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, that is if not option number 1, third, efferent arteriole. Please do not write renal portal vein, है ना? पोर्टल वेन जो होता है इट स्टार्ट्स इन कैपिलरी एंड एंड इन कैपिलरी, लेकिन हम लोगों में रीनल पोर्टल वेन नहीं है। रीनल पोर्टल वेन किस में होता है? फ्रॉग में होता है ना, फिश में होता है, जिसमें कि किडनी में ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से आ रहा है किडनी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से आता है। लेकिन हम लोगों में दो पोर्टल सिस्टम होता है मैमल्स में, दैट इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, आगे आगे समझेंगे जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। लेकिन रीनल पोर्टल वेन हमारे में होता ही नहीं है। So the clear answer will be efferent arteriole. Understood? Next question was protonephridia are excretory structures in, तो ये flat worms में भी है, some annelids में भी है, branchiostoma में भी है, इवन लैंसलेट में भी होता है। ब्रांचियोस्टोमा इज अ सेफेलोकॉर्डेट, जिसको हम एम्फियोक्सस या लैंसलेट के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? रोटिफर्स में भी होता है प्रोटोनेफ्रीडिया, या उसी को फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया का दूसरा नाम फ्लेम सेल्स या सोलोनोसाइट्स भी है। So all of these will be the correct option in this case. Next is podocytes are the structure associated with, तो आपको previous class में मैंने बताया था कि जो इनर वॉल है वोमेन्स कैप्सूल का, उसमें जो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम है जिसमें फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं या फिर स्लिट पोर्स हैं, उसी को हम पोडोसाइट बोलते हैं, जो फिल्ट्रेशन में इफेक्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो पोडोसाइट्स कहाँ का स्ट्रक्चर होगा, कहाँ से एसोसिएटेड होगा? योर आंसर विल बी वोमेन्स कैप्सूल। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक, that will be the structure of today we are going to discuss about two main thing. One is structure of nephron, है ना, जो कि स्टार्ट हम लोगों ने किया ही था, तब कल के जो क्लास था उसमें स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। और हम लोग देखेंगे ब्लड सप्लाई, इसमें ब्लड की सप्लाई किस प्रकार से हो रही है, एंड ब्लड सप्लाई जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये चीजें आपको समझनी होगी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दोनों चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन भी इंपॉर्टेंट है और उसमें जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे हो गया आपका क्या, वोमेन्स कैप्सूल। कल की क्लास में मैंने बताया था कि जो नेफ्रॉन है, 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है एक किडनी में, यानी 2 किडनी है तो 2 मिलियन नेफ्रॉन होगा, है ना। और आपका क्या होता है नेफ्रॉन, जिसको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोलते हैं, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल, है ना। रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट क्या हो गया, वोमेन्स कैप्सूल। तो सपोज ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये क्या है, ये आपका क्या है, वोमेन्स कैप्सूल है। समझ में आ रहा है ये क्या है, दिस इज द वोमेन्स कैप्सूल। ये आपका क्या हो गया, दिस इज द वोमेन्स कैप्सूल। और वोमेन्स कैप्सूल के बाद जो स्ट्रक्चर आ रहा है दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, है ना। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, नियर, ये एक्चुअली वोमेन्स कैप्सूल वगैरह के नजदीक है, प्रॉक्सिमल साइड में है, इसीलिए इसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद से जो स्ट्रक्चर आ रहा होता है, उसके बाद से जो स्ट्रक्चर आ रहा होता है उसको हम बोलते हैं लूप ऑफ फिनले। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर हो गया दिस इज नोन एज लूप ऑफ फिनले। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है दिस इज नोन एज लूप ऑफ फिनले। ये लूप ऑफ फिनले हो गया। और लूप ऑफ फिनले के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा, है ना, जो फिर से आपका कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, बाद में जो आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अंडरस्टूड? डिस्टल मतलब दूर। और ये जो बहुत सारे डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, कई सारे नेफ्रॉन्स के जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, दे विल ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब, और ये जो स्ट्रेट ट्यूब है दैट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। ये जो स्ट्रेट ट्यूब में ओपन हो रहा है, इस स्ट्रेट ट्यूब का हम क्या नाम दे रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट कलेक्टिंग डक्ट। इज दिस क्लियर? ये जो स्ट्रेट ट्यूब है इसको हम क्या नाम देंगे, वी आर कॉलिंग इट collecting duct, but collecting duct is not a part of nephron. Yes or no? You have to remember. So let's label them. तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये जो स्ट्रक्चर बना दिस इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट कलेक्टिंग डक्ट। इज दिस क्लियर और नॉट? अब यहाँ पर
ये जो वोमेन्स कैप्सूल है, मैंने आपको कल ही बताया था कि ये इनक्लोज कर रहा होता है ग्लोमेरुलस को, है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो एफरेंट आर्टेरियोल है, एफरेंट आर्टेरियोल, जैसे मान लो कि दिस इज द एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो किसका ब्रांच है? इट इज अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। अंडरस्टूड। ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये किसका ब्रांच है? इट इज अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। और जनरली एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है? 10 लाख, यानी 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो कितना आपका एफरेंट आर्टेरियोल हो जाएगा? ऑब्वियसली 10 लाख एफरेंट आर्टेरियोल भी होगा एक किडनी में। अंडरस्टूड और नॉट? 10 लाख यानी 1 मिलियन एफरेंट आर्टेरियोल पर किडनी हो जाएगा। और ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये एक्चुअली में ब्लड ले आ रहा है। कहां पर ब्लड ले आ रहा है बताइए? ग्लोमेरुलस के पास। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस इज नथिंग, इट इज अ टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये जो ग्लोमेरुलस है, ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस, है ना। ग्लोमेरुलस जो है ये क्या है? इट इज अ टफ्ट, इट इज अ फाइन, यू कैन से बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी। यस। तो इसको ब्लड कौन सप्लाई कर रहा है? एफरेंट आर्टेरियोल इज सप्लाइंग ब्लड टू द ग्लोमेरुलस। एंड ग्लोमेरुलस इज व्हाट? इट इज अ टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी। Who is enclosing the glomerulus? glomerulus को कौन enclose कर रहा है? तो your answer will be cup shaped women's capsule जो है वो glomerulus को enclose कर रहा है। और उसके अलावा glomerulus से blood लेकर बाहर कौन जा रहा है? तो ये स्ट्रक्चर जो है वो glomerulus से blood को बाहर लेकर जा रहा है। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है जो ग्लोमेरुलस से ब्लड बाहर लेकर जा रहा है? इस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे होते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम देंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट जो आर्टेरियोल है वो ब्लड लेकर बाहर जाएगा। कहां से? ग्लोमेरुलस से। और जो एफरेंट आर्टेरियोल है वो क्या करेगा? ब्लड लेकर आएगा। कहां पर? ग्लोमेरुलस के अंदर। इज दिस क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए जो आपका ये है किडनी है, मैंने आपको कल बताया था कि वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। द इनर साइड ऑफ द किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उसमें 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है कॉर्टेक्स, है ना, और दूसरा क्या हो जाता है? मेडुला। यस और नो? कॉर्टेक्स जो होता है एक, और दूसरा हो जाता है मेडुला, है ना। कॉर्टेक्स में जो ऑस्मोलैरिटी होती है ना, वो होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यस और नो? जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑस्मोलैरिटी क्या है। ऑस्मोलैरिटी इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जो हम लोग आगे देखेंगे। और मेडुला के टिप पे ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, वो होती है तकरीबन 1200 मिली ऑस्मोल पर यू कैन से लीटर। यस और नो? जो कि यूरिया और NaCl की वजह से हाई ऑस्मोलैरिटी होती है मेडुला में। तो ये सब चीजें हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि जो किडनी है उसके कॉर्टेक्स में कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं। कॉर्टेक्स में क्या क्या है? तो आप बोलोगे ग्लोमेरुलस और वोमेन्स कैप्सूल कॉर्टेक्स में है। ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन्स कैप्सूल को साथ में मिलके हम क्या बोलते हैं? कल ही मैंने आपको बताया था मालफिजियन बॉडी या मालफिजियन कॉर्पसल या रीनल बॉडी या रीनल कॉर्पसल। यस और नो? यानी मालफिजियन जो कॉर्पसल है ना, वो कहाँ है? कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी में है। उसके अलावा जो पीसीटी है वो भी कॉर्टेक्स में है, जो डीसीटी है वो भी कॉर्टेक्स में है। तो कौन सा पार्ट जो है वो मेडुला के अंदर होगा? लूप ऑफ इनले। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कौन सा लिम्ब है लूप ऑफ इनले का? देखो फिल्ट्रेट कहाँ बन रहा होता है? वुमेन्स कैप्सूल में। प्लीज रिमेंबर फिल्ट्रेट फॉर्मेशन विल अकर इन द वुमेन्स कैप्सूल, और उस फिल्ट्रेट को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। और फिल्ट्रेट फिर पीसीटी में ऐसे मूव करेगा, है ना। देखिए यहाँ पर पीसीटी में इस तरह से मूव करेगा फिल्ट्रेट। पीसीटी में सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा और फिर ये नीचे की तरफ फिल्ट्रेट यहाँ पर मूव करके आएगा। ये जो पोर्शन हुआ इसको हम बोल देंगे डिसेंडिंग लिम्ब। किसका डिसेंडिंग लिम्ब? हिनलेज लूप का। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप। अंडरस्टूड? और यहाँ पे फिल्ट्रेट जो है वो ऊपर की तरफ अब मूव करने लगेगा या लाइक दिस। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिनले या हिनलेज लूप। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेडुला में कौन सा पार्ट होगा? किडनी के मेडुला में कौन सा पार्ट होगा? नेफ्रॉन का। तो आप बोलोगे हिनलेज लूप जो है वो मेडुला में होगा। बाकी जो चीजें हैं जैसे कि पीसीटी, है ना, डीसीटी, वोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ये सब कहाँ होंगे? ये सब कॉर्टेक्स के अंदर होंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? लेकिन कलेक्टिंग डक्ट जो है, मैंने आपको कल बताया था साफ साफ कि कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन। कलेक्टिंग डक्ट सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रहा है? फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द मेडुला।
प्लीज रिमेंबर, कलेक्टिंग डक्ट जो है ये स्ट्रेट ट्यूब है ना। किससे बना कलेक्टिंग डक्ट? कई सारे जो डीसीटी हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और वो क्या बना रहे हैं कि स्ट्रेट ट्यूब, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब which is actually formed by various DCT. So collecting duct is not a part of single nephron. और collecting duct जो है वो कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रहा है? तो ये कॉर्टेक्स से मेडुला में एक्सटेंड कर रहा है, और इसका मेजर पार्ट मेडुला में है। प्लीज रिमेंबर, मेजर पार्ट कलेक्टिंग डक्ट का कहां है? मेडुला में है। यस और नो? कलेक्टिंग डक्ट जो है इसका मेजर पार्ट, मेजर पोर्शन इन मेडुला। अंडरस्टूड और नॉट? ये जो बातें मैंने आपको बताई ये आपको समझ में आई होगी। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है इसका मेजर पोर्शन जो है वो मेडुला में है। कलेक्टिंग डक्ट एक स्ट्रेट ट्यूब है। कई सारे डीसीटी जो है वो आपके ओपन होंगे तब जाके कलेक्टिंग डक्ट एक बनेगा, एक स्ट्रेट ट्यूब है ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। और यहाँ पे डीसीटी वगैरह में जब तक यूरिन चीजें हैं उसको फिल्ट्रेट वर्ड यूज करेंगे, है ना। डीसीटी में जब तक है चीजें तब तक हम यूरिन वर्ड नहीं यूज करेंगे। कहां पर वर्ड यूज करेंगे यूरिन? बेसिकली जब लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट के लास्ट पोर्शन में हम लोग वर्ड यूज करेंगे यूरिन। अंडरस्टूड और नॉट? तो जब यू कैन से फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आएगा तब हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे यूरिन। उसके पहले हम लोग यूरिन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब तक जो चीजें हैं डीसीटी में उसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे फिल्ट्रेट। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आया कि नहीं? तो हाउ इज एक्चुअली मूवमेंट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, है ना। देखो एक्चुअली क्या होता है, एफरेंट आर्टेरियोल जो है विच इज अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये क्या लेकर आ रहा है? ब्लड। उस ब्लड में यूरिया है, उस ब्लड में और भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है ना, आयंस है, वाटर है, यस और नो, ऑक्सीजन भी है। यस, वो लेकर आया और वो ग्लोमेरुलस के अंदर दे दिया। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो है वो ये है कैपिलरी का नेटवर्क है ना। रीनल आर्टरी जो है वो जब अंदर घुसेगा किडनी के तो वो पहले आर्टेरियोल में टूटेगा फिर कैपिलरी में टूटेगा। टेक्निकली क्या होना चाहिए था कि कैपिलरी से बनना चाहिए था वेन्यूल्स और वेन्यूल्स से बनना चाहिए था वेन, लेकिन यहाँ का जो सिनेरियो हो वैसा नहीं है। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पे ग्लोमुलस जो कि कैपिलरी है उससे वेन्यूल्स नहीं बनकर फिर से आर्टेरियोल बन रहा है। इट इज अ यूनिक फीचर। अंडरस्टूड और नॉट? रीजन क्या है आर्टेरियोल बनने का कि ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है ये फर्दर क्या बना लेगी, फर्दर ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बनाती है। समझ में आ रहा है? ये आर्टेरियोल फिर से टूटता है कैपिलरी में। क्यों ऐसा हो रहा होता है? क्योंकि ग्लोमुलस जो है ना, ये आर्टेरियोल जब आया यहाँ पर ग्लोमुलस बनाया, यूरिया है इसमें, वाटर है, आयंस है, प्रोटीन्स है, कई सारी चीजें, ऑक्सीजन भी है। तो ये सब चीज जो है वो छन के बेसिकली वुमेन्स कैप्सूल में जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ब्लड सेल्स नहीं जाएंगे, प्रोटीन्स नहीं जाएगा, ये चीजें तो नहीं जाएंगी, लेकिन पानी छन के नीचे जाएगा, आयंस जाएगा, यूरिया जाएगा, अमोनिया जाएगा, ये सब चीजें नीचे जाएंगी। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से आपके ट्यूब्यूल्स में नहीं मिल पाता है। तो ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए इफरेंट आर्टेरियोल बनेगा और फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क भी बनाएगा। उससे क्या फायदा होगा? अभी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी क्यों कैसे बन रहा है मैं आपको समझाऊंगी। उससे क्या फायदा होगा कि जो पीसीटी वगैरह में जो यूजफुल चीजें होती हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि जो भी चीजें छन कर वुमेन्स कैप्सूल में आई, अल्ट्राफिल्ट्रेशन जिस भी चीजों का हुआ वो सारा का सारा यूरिन में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम जो चीजें हैं वो फिर से ब्लड रीएब्सॉर्ब कर लेगा। तो ब्लड अगर रीएब्सॉर्ब करेगा तो पीसीटी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन होता है। तो पीसीटी के पास कोई ना कोई नेटवर्क होना चाहिए ना ब्लड वेसल का। यस और नो? तो इसीलिए इफरेंट आर्टेरियोल फर्दर क्या बनाता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क बनाता है, एक ब्लड वेसल का नेटवर्क बनाता है, ताकि जो भी चीजें का रीअब्जॉर्प्शन होना है पीसीटी से या फिर हेनलेज लूप से या फिर डीसीटी से या कलेक्टिंग डक्ट से, वो कहां चले जाए, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में चले जाएं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी अपना ऑक्सीजन इनको दे देता है। उसके साथ साथ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी क्या होगा आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट आर्टेरियोल से कैपिलरी नेटवर्क बनता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। तो ब्लड का ही पार्ट है वो, ब्लड वेसल है एक प्रकार का पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और ब्लड में जो इम्प्यूरिटीज होंगे, जो फालतू चीजें होंगी, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगी, हार्मफुल होंगी, जैसे K+, H+, है ना, अमोनिया,
वो सब चीजें वो पीसीटी में, डीसीटी में, कलेक्टिंग डक्ट में डाल दी जाएगी, है ना। उस प्रोसेस को ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलेंगे। तो बेसिकली व्हाई इज इफरेंट आर्टेरियोल एंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इज फॉर्म्ड फॉर इफेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड इफेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, यस और नो। तो हम लोग ये चीजें अभी आगे पढ़ते हैं कि कैसे ये चीजें एक्चुअली बन रही हैं। देखो इसको अब हम लोग आगे समझते हैं। एक और इसी प्रकार का हम लोग डायग्राम बनाएंगे, तब समझ में आएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको ऑलरेडी वुमेन्स कैप्सूल जो है वो पढ़ा चुकी हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ वुमेन्स कैप्सूल के बारे में, ठीक है। वुमेन्स कैप्सूल जो है वो मैं प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाई हूँ, ठीक ना। अब फिर से मैं बता देती हूँ एक बार। वुमेन्स कैप्सूल जो है इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। समझ में आया? एनसीईआरटी क्लियर कट लिख रहा है, वुमेन्स कैपिलरी लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है। वुमेन्स कैप्सूल जो है वो क्या है? इट इज द फर्स्ट पार्ट। किसका फर्स्ट पार्ट है? बेसिकली ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। और वुमेन्स कैप्सूल कहाँ होगा? कॉर्टेक्स में होगा कि मेडुला में होगा? बताओ। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये कॉर्टेक्स में होगा, है ना। कॉर्टेक्स में होगा। कॉर्टेक्स में कौन कौन सी चीजें होंगी? चलो फिर से बताओ। ग्लोमुलस होगा, वुमेन्स कैप्सूल होगा, यानी ग्लोमुलस प्लस वुमेन्स कैप्सूल को हम मालफिजियन कॉर्पसल बोल रहे हैं, ये कॉर्टेक्स में होगा। उसके अलावा पीसीटी होगा, डीसीटी होगा, ये सब कॉर्टेक्स में होगा। मेडुला में कौन होगा? हिल्लेज लूप मेडुला में होगा। यस और नो? इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। रीनल ट्यूब्यूल क्या है? तो आपको मैंने कल पढ़ाया था कि नेफ्रॉन के दो पार्ट हैं, एक ग्लोमुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। और रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट कौन है? वुमेन्स कैप्सूल है। वुमेन्स कैप्सूल का नाम पड़ा है एक साइंटिस्ट के नाम से, सर विलियम वोमैन के नाम से एक साइंटिस्ट थे। यस और नो? उन्हीं के नाम से वुमेन्स कैप्सूल का नाम पड़ा है। अब यहाँ पे वुमेन्स कैप्सूल जो है ये क्या है? इट इज डबल वॉल्ड। ये क्या है? इट इज डबल वॉल्ड। यस, इट इज डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है? कप शेप्ड, कप के आकार का स्ट्रक्चर है। इट इज अ डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर। और ये इंक्लोज करेगा किसको? ग्लोमेरुलस को। यानी ग्लोमुलस जो है वो वुमेन्स कैप्सूल के अंदर ही इनक्लोज्ड है। यस और नो? और वुमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन्स कैप्सूल को हम साथ में क्या बोल रहे हैं? याद रखना है, वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमुलस को हम साथ में क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट मालफिजियन कॉर्पसल। ठीक है, याद रखने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। इन दोनों को साथ में हम बोल रहे हैं मालफिजियन कॉर्पसल, या यू कैन से मालफिजियन बॉडी, या इसी को और क्या बोल सकते हैं? रीनल कॉर्पसल या रीनल बॉडी। समझ में आ रहा है कि नहीं? रीनल बॉडी या रीनल कॉर्पसल के नाम से भी आप इसको जान सकते हो, ठीक। और जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है इसी मालफिजियन कॉर्पसल में होगा, यानी जो फिल्ट्रेशन होगा ब्लड का, किडनी में फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो योर आंसर विल बी ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन्स कैप्सूल। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जब हम लोग आगे चलकर यूरिन फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, तो फर्स्ट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन अंडर ग्रेट प्रेशर। तो वो किसकी वजह से होगा? मालफिजियन कॉर्पसल की वजह से होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? यानी कि ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन्स कैप्सूल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इज दिस क्लियर? दिस मच इज क्लियर। अब यहां पर देखिए, बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायग्राम एज वेल। यहाँ पे ये जो है दिस इज द डबल वॉल्ड वुमेन्स कैप्सूल। ये है क्या? डबल वॉल्ड वुमेन्स कैप्सूल है। और ये जो डबल वॉल्ड वुमेन्स कैप्सूल है इट इज एक्चुअली इनक्लोजिंग द ग्लोमेरुलस। ये क्या कर रहा है? इनक्लोज कर रहा है ग्लोमेरुलस को। ये देखो, ये आपका हो गया, ये देखो, ये सपोज इफ दिस इज द, ओ सॉरी, यहाँ पे ये देखो, ये सपोज दिस इज द एफरेंट आर्टेरियोल, ये एफरेंट आर्टेरियोल है एंड दिस इज द इफरेंट आर्टेरियोल। तो यहाँ पे ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी बना, ये क्या हो गया? दिस इज द ग्लोमेरुलस। ये मैंने आपको कल भी बताया था, है ना। एफरेंट आर्टेरियोल जो है, ए मतलब एफरेंट आर्टेरियोल, विच इज अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी विच इज ब्रिंगिंग ये ब्लड टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस, एंड इफरेंट आर्टेरियोल इज टेकिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। हुज डायमीटर इज मोर? किसका डायमीटर ज्यादा है? एफरेंट आर्टेरियोल जो है ये ब्रॉडर है। एफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर है वो ब्रॉडर है। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर जो है वो नैरोवर है, ताकि जो ग्लोमेरुलस है उसमें इफेक्टिव फिल्ट्रेशन हो सके किसका? ब्लड का। जैसे मान लो अगर आपका ये एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेकर आ रहा है ग्लोमेरुलस में 100 ml,
ठीक है। और अगर सेम डायमीटर है एफरेंट आर्टेरियोल का भी और इफरेंट आर्टेरियोल का, दोनों का डायमीटर अगर सेम है, इफ द डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल इज सेम, तो अगर एफरेंट आर्टेरियोल 100 ml ब्लड लेकर आएगा तो 100 ml इफरेंट आर्टेरियोल से बाहर चला जाएगा, तो क्या ग्लोमुलस में कोई प्रेशर क्रिएट होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर एफरेंट आर्टेरियोल मोटा होगा और इफरेंट आर्टेरियोल पतला होगा तो जाहिर सी बात है इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ज्यादा ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा और उसके वजह से ग्लोमुलस में देयर विल बी प्रेशर दैट विल बी जनरेटेड। यस और नो? यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा और उसी प्रेशर जनरेट होने की वजह से इफेक्टिव फिल्ट्रेशन हो पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वाई इज एफरेंट आर्टेरियोल ब्रॉडर देन इफरेंट आर्टेरियोल? सो दैट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कुड अकर। Understood or not what I am saying? Let me write it down as well. दो एफरेंट आर्टेरियोल है, ए मतलब एफरेंट आर्टेरियोल, प्लीज रिमेंबर। और ये क्या है? इट इज ब्रॉडर। किससे ब्रॉडर है? देन इफरेंट आर्टेरियोल। इट इज ब्रॉडर देन इफरेंट आर्टेरियोल। वाई? टू फॉर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन। ये मैंने कल भी बताया था, कल के लेक्चर में भी बताया था। फॉर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फॉर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन, किसका इफेक्टिव फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड? किसमें? इन ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में ब्लड का सही तरीके से फिल्ट्रेशन हो सके, ब्लड सही तरह तरीके से फिल्टर होके ग्लोमेरुलस से वुमेन्स कैप्सूल में जा सके, इसीलिए यहाँ पर जो एफरेंट आर्टेरियोल है उसका डायमीटर ज्यादा होगा, इट विल बी ब्रॉडर एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टेरियोल। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे जो वुमेन्स कैप्सूल है उसमें दो वॉल्स होंगे। ये आउटर वॉल है, आउटर वॉल जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पेराइटल, है ना? इसको हम क्या बोल रहे हैं? पेराइटल। यस। और उसके बाद से क्या होगा? यहाँ पे इनर वॉल भी होगा। रुक जाओ, मैं थोड़ा बेटर और डायग्राम बना लूं, है ना? देखो ये आउटर वॉल हो गया और ये जो है आपका इनर वॉल हो गया। प्लीज रिमेंबर ये क्या हो गया? दिस इज द इनर वॉल। इनर वॉल, इज दिस क्लियर? ग्लोमुलस जो है उसको भी थोड़ा बेहतर बना दिया जाए, थोड़ा इसको मोटा कर दिया जाए, ठीक है? यहाँ पे लो, ये ग्लोमुलस हो गया। अंडरस्टूड? ये आपका ग्लोमुलस हो गया। अब जो इनर वॉल है ना, इनर वॉल है, उसमें क्या होता है? पोडोसाइट्स होते हैं। समझ में आया? उसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम उसमें भी है, लेकिन वहां पे जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, कहाँ पे? इनर वॉल ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल में, उसको एक स्पेशल नेम देते हैं इनर वॉल में, जो मैंने कल के लेक्चर में बताया था, उसको बोल रहे हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स क्या है? पोडोसाइट्स आर नथिंग, दे आर द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल। समझ में आया? दैट हैज स्लिट पोर्स। ये पोडोसाइट्स में क्या है? देखो बीच बीच में ये नैरो पोर्स बने हुए हैं, इससे क्या होगा? ब्लड इजिली फिल्टर होकर नीचे आ सकता है। कहां से? ग्लोमुलस से। तो ये जो है, ये जो चीजें बने हैं बीच बीच में, ये स्लिट पोर्स है। इसमें क्या है? यहाँ पे स्लिट पोर्स है ना? जगह है, या इसी को आप फिल्ट्रेशन स्लिट्स के नाम से भी, या फिल्ट्रेशन पोर के नाम से भी जान सकते हैं इसको हम। वी कैन कॉल इट फिल्ट्रेशन स्लिट्स। जैसे मान लो ये जो है, ये आपका क्या हो गया? इस प्रकार से, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, पोडो मतलब क्या होता है? पोडो मतलब होता है लिम्ब, पैर, है ना? इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि बीच में ये जो, बीच में ये क्या हो रहा है? यहाँ पे पोर्स बन रहे हैं ना, पतले पतले नैरो नैरो पोर्स बन रहे हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं हम? स्लिट पोर्स बोल रहे हैं। यस और नो? इससे क्या होगा? जो चीजें हैं वो छन कर नीचे आएंगी और वुमेन्स कैप्सूल के अंदर जाएंगी। ये जो गैप बन गया है ना वुमेन्स कैप्सूल में, ये जो गैप बना, देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो, ये जो गैप बन गया है ना, बिटवीन द आउटर एंड इनर लेयर ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल, इस गैप को हम क्या बोल रहे हैं? बेसिकली इस गैप को हम क्या बोल रहे हैं? इस गैप को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल सकते हैं कैप्सूलर स्पेस या कैविटी। इसको क्या बोलेंगे? कैप्सूलर कैविटी या कैप्सूलर स्पेस। और इसी कैप्सूलर कैविटी में दो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो फॉर्म होगा, है ना? यहीं पर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट है वो कहां पर आएगा? यस और नो? जो कैप्सूलर कैविटी है उसके अंदर आएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। एनी डाउट? टेल मी, यहां तक कोई डाउट है? क्या बोला मैंने आप लोगों को कि बेसिकली जो वुमेन्स कैप्सूल है, ओ सॉरी एक सेकेंड, जो वुमेन्स कैप्सूल है, ये फर्स्ट पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का, डबल वॉल्ड है, कप शेप्ड है, ग्लोमुलस को अपने अंदर इंक्लोज कर रहा है। ग्लोमुलस और माल्फिजियन कॉर्पसल, अरे सॉरी, ग्लोमुलस प्लस माल्फिजियन ट्यूब्यूल को साथ में माल्फिजियन
मैं बार बार गलत बोल दे रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। ग्लोमुलस प्लस वोमेंस कैप्सूल को हम साथ में माल्फिजियन कॉर्पसल या माल्फिजियन बॉडी बोलते हैं। माल्फिजियन नाम आता है साइंटिस्ट से, मालपिजाई, है ना, मालपिगाई नाम के साइंटिस्ट ने कई सारे काम किए हैं, उन्हीं के नाम पे ये जो नाम है माल्फिजियन कॉर्पसल वो रखा गया है ना। माल्फिजियन ट्यूब्यूल एक स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीशन के लिए कॉकरोच में आपने पढ़ा होगा, उससे इसके साथ आप कंफ्यूज नहीं करोगे। ये माल्फिजियन कॉर्पसल है जिसको रीनल कॉर्पसल या रीनल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो आपका वुमेन्स कैप्सूल है उसका बाहर लेयर में भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल है, अंदर लेयर में भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, जो सबसे थिनेस्ट एपिथेलियम होता है, फ्लैट होता है। समझ में आ रहा है? अंदर वाला जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है उसको हम पोडोसाइट के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें स्लिट पोर्स हैं, पतले पतले नैरो नैरो पोर्स हैं, उसको फिल्ट्रेशन स्लिट्स के भी नाम से जानते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। यस। अब हम लोग आगे बात करते हैं बेसिकली ब्लड सप्लाई से रिलेटेड, है ना। अब ब्लड सप्लाई से रिलेटेड भी हम कुछ बात करते हैं। कौन सी चीज कौन से इपिथेलियल का बना हुआ है, ये हम लोग ऑलरेडी जो है वो पढ़ लिए थे, राइट, है ना। हम लोग, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि कौन से पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में कौन सा इपिथेलियल टिश्यू है। जो लोगों को नहीं मालूम है वो लोग जाकर मेरा लेक्चर देखेंगे। नाउ लेट्स टॉक एंड फोकस ऑन ब्लड सप्लाई इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में या इन किडनी में किस प्रकार से ब्लड सप्लाई हो रहा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंडरस्टूड? ये भी आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपको आगे के जो टॉपिक्स हैं वो बखूबी समझ में आएंगे। तो यहाँ पे लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन वंस अगेन। एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर फिर से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो, ये आपका क्या हो गया, दिस इज द डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड वुमेन्स कैप्सूल। उसके बाद से क्या आ रहा है, पीसीटी, हाईली कॉन्वुलेटेड, है ना। क्यों ये इसमें क्या होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर, ये बताया हुआ था मैंने। उसके बाद से क्या आ रहा है आपका, हिनलेज लूप। हिनलेज लूप में भी आपके डिसेंडिंग लिम्ब है, फिर असेंडिंग लिम्ब है ना, देखो। और उसके बाद से आपका क्या आता है बेसिकली, तो उसके बाद से आपका आ रहा होता है डीसीटी। यस, उसके बाद से क्या आ रहा होता है आपका, डीसीटी, है ना। इस प्रकार से डीसीटी आएगा, इस प्रकार से डीसीटी आएगा, है ना। और उसके बाद से कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट आएगा। यस, कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बॉर्डर अगर हम बनाएं तो आपको पता होना चाहिए ये जो पोर्शन है ये कॉर्टेक्स में है, और बहुत सारे पोर्शन जो है वो मेडुला में भी है। ठीक, कौन से पोर्शन मेडुला में है, नेफ्रॉन के हिनलेज लूप, है ना। बेसिकली एक ही पोर्शन मेडुला में नेफ्रॉन का है, दैट इज हिनलेज लूप, है ना। देखो याद रखना, कलेक्टिंग डक्ट भी मेडुला और कॉर्टेक्स दोनों में है, और मेजर पोर्शन कलेक्टिंग डक्ट का जो है वो मेडुला में है, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यू नो दिस, ये मैंने बार बार आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, देखो, और भी लेबलिंग कर लिया जाए, ये क्या है, दिस इज द वुमेन्स कैप्सूल। और उसके वुमेन्स कैप्सूल किसको इनक्लोज कर रहा है, ये किसको इनक्लोज कर रहा है, ये इनक्लोज कर रहा है ग्लोमेरुलस को। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये किसको इनक्लोज कर रहा है, ये इनक्लोज कर रहा है ग्लोमेरुलस को। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन्स कैप्सूल मालफिजियन कॉर्पसल। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, दिस इज नोन एज एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो किसका ब्रांच है, रीनल आर्टरी का, है ना। रीनल आर्टरी कहां से आया, तो जब जो डोर्सल अरोटा है ना, अओटा जो है हार्ट का, दैट इज द लार्जेस्ट आर्टरी, जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है तो अओटा कई सारे आर्टरीज में टूटता है, और हर एक जो ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए एक आर्टरी डेडिकेटेड होता है। जैसे कोरोनरी आर्टरी हार्ट के लिए, कैरोटिड आर्टरी ब्रेन के लिए, रीनल आर्टरी किडनी के लिए, सेफेलिक आर्टरी स्प्लीन के लिए, उसी प्रकार से और भी कई सारे आर्टरीज होते हैं। तो उसी प्रकार से रीनल आर्टरी जो है वो किडनी में ब्लड लेकर आता है, लेकिन जब किडनी में वो ब्लड लेकर आता है तो अपने आप को आर्टेरियोल में तोड़ लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड कहां लेकर आया, ग्लोमुलस में, और ग्लोमुलस से ब्लड बाहर कौन लेकर जा रहा है, तो दैट इज ईए। ईए मतलब इफरेंट आर्टेरियोल। फिर से मैं बोल रही हूँ, एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर इफरेंट आर्टेरियोल से ज्यादा होगा, ताकि ग्लोमुलस के अंदर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन हो सके। अब यहाँ पर आपको और भी पहले लेबलिंग कर दी जाए, तब हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज पीसीटी। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज डीसीटी। यस और नो। और ये हिनलेज लूप तो मैंने आपको कर ही दिया। और ये फिल्ट्रेट का मूवमेंट कैसे हो रहा है, फिल्ट्रेट कहाँ बना, वुमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट बना, फिर वो कहाँ जाएगा, पीसीटी में जाएगा, है ना। फिर वो डिसेंड करेगा डाउन इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप। अभी
है ना, उसके बाद से फिर वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसको क्या बोलेंगे हम, असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेज लूप, है ना। ये कौन सा लिम्ब है, ये दिस वन इज विच लिम्ब ऑफ एनलेज लूप, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, एंड दिस वन इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो, इतनी बातें आपको पहले से मालूम है। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्लड किस प्रकार से मूव कर रहा होता है। यस, अब हम लोग ब्लड के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड। अब क्या होता है ना, मैंने आपको बताया कि रीनल आर्टरी से आपका क्या बना, बेसिकली रीनल आर्टरी से क्या बना, रीनल आर्टरी से बन रहा है एफरेंट आर्टेरियोल, जो कहां ब्लड लेकर गया, ग्लोमुलस में। ग्लोमुलस से कहा क्या बना, इफरेंट आर्टेरियोल। अब इफरेंट आर्टेरियोल से फिर कैपिलरी बनेगा, है ना। इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कैपिलरी में शुरू हो रहा है, कैपिलरी में एंड हो रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल के पहले भी ग्लोमुलस, ग्लोमुलस क्या है, इट इज अ टफ्ट ऑफ ब्लड, कैपिलरी तो है ग्लोमुलस। और इफरेंट आर्टेरियोल के बाद जो स्ट्रक्चर बना वो क्या है, इफरेंट आर्टेरियोल के बाद जो बना वो क्या है, दैट इज पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, है ना। यस और नो, ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। तो इफरेंट आर्टेरियोल्स के पहले भी कैपिलरी है और उसके बाद भी कैपिलरी है, और ये कैपिलरी जो है वो रीनल ट्यूब्यूल के पास पूरी तरह से अपने आप को क्या कर लेगा, एक तरह से अपने आप को हर जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना। देखो ये रीनल ट्यूब्यूल में इस तरह से गया, रीनल ट्यूब्यूल में देखो पीसीटी में गया, फिर डीसीटी में जाएगा, है ना। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे एक चीज याद क्या रखने की जरूरत है आप लोगों को। देखो अभी पहले मैं लिख दूं फिर आपको समझाती हूँ। देखिए क्या बोलना चाह रही हूं मैं, देखो फिल्ट्रेट का कैसे मूवमेंट था, फिल्ट्रेट पहले ग्लोमुलस के अंदर ब्लड था, ब्लड आया फिल्टर होके, तो वोमेन्स कैप्सूल में पहली बार वर्ड यूज करेंगे फिल्ट्रेट, ठीक है। ग्लोमुलस में क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, ब्लड। वोमेन्स कैप्सूल में क्या वर्ड यूज करेंगे, फिल्ट्रेट। उसके बाद से कहाँ आया फिल्ट्रेट, पीसीटी में आ गया, ठीक। फिर फिल्ट्रेट कहाँ आया, हेनलेज लूप के डिसेंडिंग लिम्ब में, फिर असेंडिंग लिम्ब में, फिर डीसीटी में, फिर कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट के टर्मिनल पोर्शन में हम वर्ड यूज कर देंगे यूरिन। यस और नो। लेकिन ब्लड का मूवमेंट वैसा नहीं है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट वैसा नहीं है। ब्लड कैसे जाएगा भाई, ब्लड पहले आया रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टेरियोल में, समझना इसको, फिर ग्लोमेरुलस में, फिर इफरेंट आर्टेरियोल में, फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बना। ये जो चीज बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है बच्चों, इस स्ट्रक्चर का नाम है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। नाम से ही पता चल रहा है कि रीनल ट्यूब्यूल के बाहर ये कैपिलरी है ना। ये कलेक्टिंग डक्ट के पास भी होता है, बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट का जो कॉर्टेक्स रीजन है वहां पर भी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क होता है, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं होगा। लेकिन पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहाँ जा रहा है, देखिए पहले ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो है ये आपका गया बेसिकली आपका पीसीटी में गया, है ना। उसके बाद से ये हेनलेज लूप पे नहीं आके डीसीटी में चला गया। अब डीसीटी में जाने के बाद ये वापस फिर से आएगा कहां पर, हेनलेज लूप में। आप समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी जो आपका ब्लड है वो पीसीटी से हेनलेज लूप में ना जाकर पीसीटी से डीसीटी में गया, और फिर से वापस घूम के आएगा कहां पर, वापस घूम के कहां पर आएगा, फिर वो वापस घूम के आएगा आपका हिल्लेज लूप के पास। समझ में आया कि नहीं, इस तरह से, इस तरह से। यहाँ देखो अब यहाँ पे आपका एक क्या होता है कि एक यहाँ पे यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, और ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का ही नेटवर्क है, और इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी को हम क्या नाम देते हैं, जो कि हेनलेज लूप के पास है, इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी को हम बोलते हैं क्या चीज, वासा रेक्टा। व्हाट इज वासा रेक्टा, वासा रेक्टा इज नथिंग, वासा रेक्टा इज अ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ओनली, जो किस शेप का है, यू शेप का है, और किसके अराउंड है, बेसिकली बताओ किसके अराउंड है, हेनलेज लूप के अराउंड है। तो वासा रेक्टा इज अ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क ओनली विच इज प्रेजेंट अराउंड द हेनलेज लूप। इज दिस क्लियर और नॉट, हेनलेज लूप के पास जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वासा रेक्टा, और इस प्रकार से वो पूरा नेटवर्क बना देगा। देखो इस प्रकार से वो क्या कर रहा है, पूरा नेटवर्क बना रहा है। अंडरस्टूड। हेनलेज लूप कैसा शेप का था, हेनलेज लूप कैसा था बताओ, आपका एनसीईआरटी का लाइन है, याद रखने की जरूरत है। हेनलेज लूप कैसा था, हेयर पिन, है ना, हेयर पिन जो फीमेल्स लगाती है ना हेयर में पिन, यस और नो, ऐसा हेयर का पिन होता है ना इस तरह से, यस और नो, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर, yes or no, it is a hairpin loop like structure। and vasa recta का स्ट्रक्चर भी आपका क्या है,
हिनलेज लूप के स्ट्रक्चर के जैसा ही है, यू शेप्ड है। यू शेप भी तो होता है हेयर पिन, यस और नो? तो वासा रेक्टा क्या है? ये भी ब्लड वेसल का सप्लाई है। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क ओनली विच इज प्रेजेंट अराउंड व्हाट? विच इज प्रेजेंट अराउंड हिनलेज लूप। यानी हिनलेज लूप के अराउंड जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं? वासा रेक्टा बोल रहे होते हैं। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि जो ब्लड वेसल पीसीटी और डीसीटी के पास है, उसको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोल रहे हैं। और जो ब्लड वेसल या जो कैपिलरी हिनलेज लूप के पास बन रही है, उसको हम वासा रेक्टा बोल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यस। और ब्लड कैसे कैसे अभी तक गया? बताओ, ब्लड कैसे कैसे गया? ब्लड का मूवमेंट कैसे कैसे हुआ? रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टेरियोल, फिर ग्लोमुलस, फिर इफरेंट आर्टेरियोल, फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, फिर वासा रिक्ता। समझ में आ गया कि नहीं? अब क्या होगा? अब क्या होगा बेसिकली? अब क्या होगा? ये एक नेफ्रॉन का वासा रिक्ता है ना? ये सो नो? ये कितने नेफ्रॉन का वासा रिक्ता मैंने पढ़ाया आपको? एक नेफ्रॉन का वासा रिक्ता पढ़ाया। अब कई सारे नेफ्रॉन के ऐसे वासा रिक्ता आएंगे ना, बहुत सारे नेफ्रॉन से ऐसे वासा रिक्ता आएंगे। यस और नो? कई सारे नेफ्रॉन से जब वासा रिक्ता आएंगे बेसिकली, तो क्या बनेगा? ये वासा रिक्ता क्या है एक्चुअली में? व्हाट इज वासा रिक्ता? In reality, what is vasa recta? तो वासा रेक्टा इज नथिंग, इट इज एक्चुअली व्हाट? वासा रेक्टा क्या है एक्चुअली में? बताइए। ये कैपिलरी का नेटवर्क है, कैपिलरी तो है। तो कैपिलरी, बहुत सारे वासा रेक्टा की जब कैपिलरी मिलेंगे आपस में, तो वो क्या बना देंगे? वेन्यूल्स, है ना? ये क्या बनाएंगे? रीनल वेन्यूल्स बनाएंगे। और रीनल वेन्यूल्स से क्या होगा फिर फर्दर? कई सारे रीनल वेन्यूल जब आपस में मिलेंगे, तो फिर कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा? फिर कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा? रीनल वेन। यस और नो? कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? रीनल वेन। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था कि जब रीनल वेन बनेगा तो मैक्सिमम यूरिया का रिमूवल हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है ना। देखो, आप समझो इस चीज को। यूरिया इसमें था, ग्लोमुलस में ब्लड जो है वो यूरिया लेकर आया था और वो दे दिया था वुमेन्स कैप्सूल में। तो जब तक रीनल वेन बन रहा है, तब तक मैक्सिमम यूरिया जो है वो रिमूव हो चुकी है। इसीलिए रीनल वेन जो है, इट कैरीज मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। रीनल वेन जो है ये क्या कर रहा है? इट इज कैरिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। सबसे कम अमाउंट में नाइट्रोजीनियस वेस्ट कौन सा ब्लड वेसल कैरी करेगा? आपका आंसर होगा रीनल वेन। और सबसे ज्यादा कौन कैरी करेगा? कल की क्लास में बताया था, है ना? हेपेटिक वेन, है ना? क्यों? क्योंकि यूरिया साइकिल कहाँ हो रहा है? लिवर में। यूरिया कहाँ बन रहा है? लिवर में। तो जाहिर सी बात है, लिवर से जो ब्लड वेसल यूरिया को लेकर जाएगा, वो कौन होगा? हेपेटिक वेन। इसीलिए हेपेटिक वेन में मैक्सिमम यूरिया और रीनल वेन में मिनिमम यूरिया। अब ये रीनल वेन जो है, ये अब ये कहाँ ओपन होगा? रीनल वेन फर्दर ये कहाँ होगा ओपन? तो इट विल ओपन इन इंफीरियर वेना कावा। ऑब्वियस सी बात है ना। किडनी नीचे की तरफ है, नीचे से हार्ट में जाना है हमें। यस और नो? नीचे से कहाँ जाना है हमें? हार्ट में जाना है। तो क्या हो जाएगा आपका? यू कैन से फ्लो, जो ट्रांसपोर्ट है किसका? यूरिन का, वो किस प्रकार से हो जाएगा? ऑब्वियसली आपका हार्ट में ऐसे इस तरह से जाना है, तो आपका क्या होगा? इंफीरियर वेना कावा होगी, सुपीरियर वेना कावा होगा? जस्ट जाहिर सी बात है, इट विल बी व्हाट? इंफीरियर वेना कावा, है ना? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? इंफीरियर वेना कावा क्या करता है? कैरी करता है ब्लड को। कहां से? डिऑक्सीनेटेड ब्लड को कहां से? इन फ्रॉम द इंफीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, और कहां पर लेकर जा रहा होता है? राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट में। इज दिस क्लियर और नॉट? ये आपको समझ में आ गई कि नहीं? तो एक बार मैं आप लोगों को ये डायग्राम देख लो। इसमें कोई डाउट है? इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, या इसके बारे में कुछ लिखना है साथ में, तो आप लिख भी लो। यस और नो? अब हम लोग एक बार, मैं तुमको ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से हो रहा है बेसिकली, ये भी हम लोग मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है? ब्लड वेसल ऑफ किडनी के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड वेसल्स ऑफ द किडनी। यहाँ पे जगह है ना? तो लेट्स टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? हार्ट। हार्ट से शुरू करते हैं, ठीक है? कहां शुरू करेंगे हम? हार्ट से। लेट्स बिगिन विथ हार्ट, क्योंकि हार्ट ही तो पंपिंग ऑर्गन है ना। वी हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन। हार्ट जो है ना, इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ब्लड पंप कर रहा है, और डॉर्सल अओर्टा से वो ब्लड क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी। और वो किडनी की बात हो रही है, तो कहां जाएगा? रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी जो है, ये कैसा ब्लड कैरी कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड। रीनल आर्टरी से एक फाइन नेटवर्क बनेगा,
है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट एफरेंट आर्टेरियोल। इसको क्या बोल रहे हैं हम, वी आर कॉलिंग इट एफरेंट आर्टेरियोल। है ना, एक किडनी में कितना एफरेंट आर्टेरियोल, जितना नेफ्रॉन उतना एफरेंट आर्टेरियोल। तो एक किडनी में कितना नेफ्रॉन, 1 मिलियन। तो एफरेंट आर्टेरियोल भी क्या हो जाएगा, 1 मिलियन। ये किसको ब्लड दे रहा है, ग्लोमुलस को। ग्लोमुलस क्या है, टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी। ग्लोमुलस का ब्लड किसमें, कौन लेकर बाहर जा रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल। यस और नो, किसका डायमीटर ज्यादा है, एफरेंट का कि इफरेंट का। तो आप बोलोगे एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा है। इफरेंट आर्टेरियोल से क्या बना फर्दर, तो ये बन रहा है आपका पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। है ना, इससे क्या बन रहा है आपका पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। यस और नो, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी बन रहा है। इज दिस क्लियर। और क्या बन रहा है, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या है, वासा रेक्टा इज द ब्लड वेसल और कैपिलरी नेटवर्क विच इज प्रेजेंट अराउंड द हिनलेज लूप। और हिनलेज लूप प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट। याद रखिएगा, हिनलेज लूप का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करने में। इसीलिए जितना लंबा हिनलेज लूप होगा उतना ज्यादा फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन होगा। द लॉन्गर द हिनलेज लूप द मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन विल बी प्रोड्यूस्ड। यस और नो, ये चीज आपको याद रखना है। एक मैकेनिज्म हम फर्दर आगे पढ़ेंगे जिसका नाम होगा काउंटर करेंट मैकेनिज्म, उसमें भी ये चीज सीखेंगे। जितना लंबा हिनलेज लूप होता है उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। इसीलिए एक डेजर्ट एनिमल है कैंगरू रैट, उसका जो हिनलेज लूप है वो क्वाइट लॉन्ग होता है। अंडरस्टूड। अब उसके बाद से क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक जो ब्लड होगा, ये कैसा ब्लड है, दिस इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड। है ना, यहां से लेकर यहां तक कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। अब फर्दर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, रीनल वेन्यूल्स। है ना, रीनल वेन्यूल्स बनेगा। उसके बाद से क्या बनेगा, रीनल वेन। यस, उसके बाद क्या बनेगा, रीनल वेन। और रीनल वेन के बाद क्या बनेगा, इंफीरियर वेना कावा। समझ में आ रहा है, इसके बाद से क्या बनेगा, इंफीरियर। है ना, रीनल वेन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, इधर की तरफ जो ब्लड होगा वो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंफीरियर वेना कावा जो है वो क्या है, इंफीरियर वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन। प्लीज रिमेंबर, वो ब्लड कहाँ लेकर जाएगा, हार्ट में। हार्ट में कहाँ पर, राइट ऑरिकल में। इज दिस क्लियर और नॉट। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ तक बेसिकली है, डोर्सल एरोटा, रीनल आर्टरी, एफरेंट आर्टेरियल, ग्लोमुलस, इफरेंट आर्टेरियल, इवन पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में धीरे धीरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने लगते हैं, रीनल वेन्यूल बनते हैं, रीनल वेन, इंफीरियर वेना कावा, और फर्दर वो राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट में चले जाते हैं। समझ में आया। तो ये हो गया क्या चीज, ब्लड वेसल, किसका, किडनी का। इज दिस क्लियर और नॉट। ये क्या हो गया, ब्लड वेसल हो गया, किसका, किडनी का। आई होप दिस मच इज फाइन, दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के दो अलग अलग प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, है ना, हम समझेंगे नेफ्रॉन के जो टाइप्स हैं वो दो प्रकार के नेफ्रॉन्स होते हैं। तो पहले इसके दो प्रकार कौन से हैं, एक जिसका मेजर पोर्शन जो है वो कॉर्टेक्स में है, उसको हम क्या बोल देंगे, वी विल कॉल इट कॉर्टिकल नेफ्रॉन। है ना, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपका मेडुला के नियर है ना, मेडुला में ओवरलैप कर रहा है, उसके नजदीक मौजूद है, उसको बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मतलब होता है इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी या इन क्लोजनेस, मेडुला के क्लोज में है नेफ्रॉन। और ये जो नेफ्रॉन का जो टाइप है, इट इज बेसिकली क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ हिनलेज लूप। हिनलेज लूप के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन हुआ है कि ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है या फिर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, उसके बेसिस पे इनका क्या हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है। यस और नो। अब हम लोग इनको समझते हैं, बेसिकली इसको समझते हैं, उसके बाद जो चीजें हम लोग लिखेंगे, है ना, पहले हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ डायग्राम। तो जैसे देखो, ये आपको याद होगा किडनी में दो पार्ट्स होते हैं, है ना, एक ये हो गया, ये वाला पार्ट जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये मान लीजिए कॉर्टेक्स है। ये जो पोर्शन है ये क्या है, दिस इज द कॉर्टेक्स। है ना, ये क्या, कौन सा पोर्शन हो गया, ये कॉर्टेक्स का पोर्शन हो गया। और यहां से अंदर वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या हो गया, दिस इज द मेडुला। ये क्या हो गया, ये मेडुला का रीजन हो गया। समझिए, आपको कल मैंने बताया था कि किडनी जो है वो इंटरनली डिवाइडेड है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। और बाहर की तरफ किडनी में 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, जो मैंने आपको कल के क्लास में बताया था।
जो कॉर्टेक्स होता है वो डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये भी मैंने बताया था, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्लोमुलस, वुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, उसके प्रेजेंस की वजह से जो कॉर्टेक्स है वो क्या होता है, कैसा अपीयर करता है, ये कॉर्टेक्स जो है इट अपीयर्स डॉटेड। समझ में आया कि नहीं? अब मेडुला के अंदर बेसिकली क्या होता है, इट हैज मेडुलरी पिरामिड्स। इसमें क्या है आपकी, याद करो, है ना, मेडुलरी पिरामिड्स है। तो जैसे मान लीजिए दिस इज द मेडुलरी पिरामिड, यस, ये क्या हो गया, दिस इज द मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड के बाद आपको मैंने पढ़ाया था रीनल पैपिला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स विल ओपन इनटू अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जो है हाइलम से बाहर निकलेगा तो यूरेटर बनेगा। ये सब बातें मैंने कल कर दी थी, कल के क्लास में हो गई थी। अंडरस्टूड? अब यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया है कि कॉर्टेक्स में कौन कौन से जो हिस्से हैं वो पाए जाएंगे। तो आपको बखूबी ये चीज मालूम है कि कॉर्टेक्स में क्या क्या चीज पाया जाता है, बताओ। तो कॉर्टेक्स में हमारा पाया जाता है वोमेन्स कैप्सूल, है ना, वोमेन्स कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में। उसके बाद से पीसीटी भी कहाँ प्रेजेंट है, बताइए, कॉर्टेक्स में। उसके बाद से जो डीसीटी है ना, डीसीटी, ये भी कहाँ प्रेजेंट है, ये भी कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में। यस, और सेम अब हम लोग दोनों का नेफ्रॉन में क्या बेसिक अंतर आएगा, हेनलेज लूप में। इधर भी हम लोग बना लेते हैं, पहले वोमेन्स कैप्सूल, है ना, लेट्स ड्रॉ। तो यहाँ पे ये है आपका क्या, वोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद से ये देखिए यहाँ पे पीसीटी, इज दिस क्लियर? यहाँ पे क्या होगा आपका पीसीटी। उसके बाद से यहाँ पे आपका हो गया क्या चीज, डीसीटी। यस, तो आपका ये जो चीजें ये कॉर्टेक्स में है। अब हम लोग बनाते हैं बेसिकली, अब एक में क्या हो जाता है ना, एक नेफ्रॉन जो होता है, जो मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, उसमें लूप ऑफ इनले शॉर्ट होता है, छोटा सा होता है, और सिर्फ थोड़ा सा टच कर रहा होता है, डिप कर रहा होता है, किसमें, मेडुला में। ये जो नेफ्रॉन है इसमें क्या हो रहा है, ये जो लूप ऑफ इनले, दिस इज द लूप ऑफ इनले, LOH, that is loop of Finlay, it is only touching the medulla। लेकिन जो दूसरा नेफ्रॉन है इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, जो लूप ऑफ इनले है ना, जो लूप ऑफ इनले है ये प्रॉपरली प्रेजेंट है किसमें, मेडुला के अंदर। रुको, इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे लूप ऑफ इनले कहाँ है, ये पूरा अच्छे से प्रेजेंट है, किसके अंदर, अच्छे से प्रेजेंट है मेडुला के अंदर, है ना। यहाँ देखिए लूप ऑफ इनले जो है वो अच्छे से मेडुला के अंदर डिप हो रहा है। तो अब बताओ, पहले वाला जो नेफ्रॉन है उसमें जो लूप ऑफ इनले है वो ज्यादा बेटर दिख रहा है इस वाले में, पहले वाले में कि दूसरे वाले में, किसमें बड़ा है लूप ऑफ इनले लॉन्ग, किसमें है, ऑब्वियस सी बात है दूसरे वाले में, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, पहले वाले को क्या बोलते हैं, जिसमें लूप ऑफ इनले जो है वो शॉर्ट है ना। उस तरह के आपके नेफ्रॉन को हम बोलते हैं बेसिकली, इस तरह का नेफ्रॉन जो है ना, जो पहला वाला कैटेगरी का नेफ्रॉन है उसको हम बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इसको, इस तरह के नेफ्रॉन को हम क्या बोल रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, वी आर कॉलिंग दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन एक ऐसा नेफ्रॉन है जिसमें लूप ऑफ इनले जो है इट इज ओनली टचिंग द मेडुला, है ना, वो बहुत ज्यादा डिप नहीं कर रहा है मेडुला में। और ये जो नेफ्रॉन है विच इज एक्चुअली डिपिंग इन साइड द मेडुला, इस प्रकार के नेफ्रॉन को हम बोल रहे हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जिसमें लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है। समझ में आया कि नहीं? लॉन्ग लूप ऑफ हेनले किसमें है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में? तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे, जो ये है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसमें लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है। जक्स्टा का मतलब ही होता है नियर, मेडुलरी मतलब मेडुला, यानी मेडुला में कुछ ज्यादा है, यहाँ पे कुछ चीजें नियर मेडुला है, यानी कि इसमें जो लूप ऑफ इनले वो लॉन्ग है। तो क्या समझे आप लोग कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन एक ऐसा नेफ्रॉन है जिसमें लूप ऑफ इनले जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली क्या कर रहा होता है ना, टच कर रहा होता है। किसको टच कर रहा होता है बताओ, ये क्या बोलते हैं, मेडुला को। पूरा डिप नहीं कर रहा होगा मेडुला में, लेकिन जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसमें क्या हो रहा है कि जो आपका लूप ऑफ इनले है वो आपका पूरी तरह से इम्बेडेड है, किसमें बताओ, मेडुला के अंदर। अब बताओ लूप ऑफ इनले लंबा किसमें है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो इसमें क्या होगा ना, जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होगा उसमें वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? वासा रेक्टा जो होगा इसमें वो क्या होगा, इसमें वेल डेवलप्ड होगा। इज दिस क्लियर? इसमें वासा रेक्टा जो है वो वेल डेवलप्ड होगा, किसमें, वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड होगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। क्यों? क्योंकि लूप ऑफ इनले लंबा है भाई। लेकिन कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा अगर होगा तो बहुत ज्यादा यू कैन से मिनिमम होगा, या फिर बहुत ज्यादा जो है वो शॉर्ट होगा, या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वासा रेक्टा है वो आपका क्या हो जाएगा, एब्सेंट भी हो सकता है। तो इन केस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन वासा रेक्टा इज ईदर एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं?
इन केस ऑफ, अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जामिनर चालाकी करके ये भी पूछ सकता है कि इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले इज एब्सेंट, तो आप वासा रेक्टा से कंफ्यूज नहीं करना, आप बोलोगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि लूप ऑफ हेनले तो दोनों में है ना। किसमें वासा रेक्टा एब्सेंट हो सकता है? वासा रेक्टा एब्सेंट हो सकता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, लूप ऑफ हेनले नहीं। समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन? अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि लूप ऑफ हेनले इज एब्सेंट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, आप बोलोगे नहीं, गलत बात है। लूप ऑफ हेनले तो दोनों में प्रेजेंट होगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में शॉर्ट होगा, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में लॉन्ग होगा, लेकिन वासा रेक्टा एब्सेंट हो सकता है किसमें? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आप बताओ, मैंने आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था कि कौन सा नेफ्रॉन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ज्यादा? जक्स्टामेडुलरी की कॉर्टिकल, तो ऑब्वियसली जिसमें लूप ऑफ फिनले लंबा होगा वही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगा। यानी जो स्ट्रेसफुल कंडीशन होगा, जैसे समर सीजन होगा या हम बहुत ज्यादा पसीना बहाएंगे, तो जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं या समर सीजन होता है तो उस समय हम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन और ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि गर्मियों के मौसम में हम यूरिनेट कम करते हैं, पानी भी ज्यादा पिएंगे लेकिन यूरिनेट कम करेंगे। उस समय जो कौन सा नेफ्रॉन बेसिकली ज्यादा काम कर रहा होता है? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो उस टाइम पर ज्यादा काम कर रहा होगा। यूरिन फॉर्मेशन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कब यूरिन फॉर्मेशन करेगा? ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस, या ड्यूरिंग विच वी कैन से कि जब आपका क्या होगा, किस तरह का सिचुएशन होगा, स्ट्रेसफुल कंडीशन होगा, जैसे स्वेटिंग आ रही होगी, है ना, या फिर रास मैकेनिज्म चल रहा होगा। रास मैकेनिज्म क्या आगे हम लोग पढ़ेंगे, और यही काउंटर करंट मैकेनिज्म करेगा कौन? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। नॉर्मल कंडीशन में अगर सब चीज सही चल रहा है ना, हम लोगों को इमरजेंसी स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं है, स्वेटिंग का कंडीशन नहीं है, हॉट वेदर नहीं है, तो कौन यूरिन बनाएगा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। मैक्सिमम नेफ्रॉन कौन है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कितना परसेंट? 80 से 80 टू 85%। एक बार नीट का क्वेश्चन था कि 15 से 20 लाख नेफ्रॉन जो है एक किडनी में, वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। आप बोलोगे गलत बात है। एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख, है ना, 1 मिलियन होते हैं ना, 10 लाख। और अगर मैं बोल रही हूँ कि 80 टू 85% जो नेफ्रॉन है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, तो 10 लाख का 80 से 85% कितना हो जाएगा? 8 लाख से 8.5 लाख। यस और नो? तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कितने हो जाएंगे? 1.5 लाख से 2 लाख। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोला मैंने? अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग लिख सकते हैं, अब हम लोग इलिजिबल हैं ये चीज लिखने के लिए। क्या चीज लिखने के लिए? जो पॉइंट्स है, नाउ वी आर एलिजिबल टू राइट देम, बिकॉज नाउ आई गेस कि आपने चीजें समझी होंगी। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या हो रहा है? इट इज अ नेफ्रॉन, समझ में आ रहा है, हुज लूप ऑफ हेनले ओनली टचेस द मेडुला। लूप ऑफ हेनले सिर्फ टच कर रहा है मेडुला में, एंड रेस्ट पार्ट इज इन कॉर्टेक्स, और रेस्ट पार्ट जो है वो कहाँ है? कॉर्टेक्स में है। लेकिन जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है उसमें क्या हो रहा है? इसमें लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है ना। कॉर्टिकल में लूप ऑफ हेनले क्या था? शॉर्ट था। लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले क्या है इसमें? लॉन्ग है। इज दिस क्लियर? यस। एंड डिप्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन मेडुला, और ये कंप्लीटली कहां डिप कर रहा है? मेडुला में। एंड इट डिप्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन मेडुला, ये कंप्लीटली मेडुला में डिप कर रहा है। कौन? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। यस और नो? कॉर्टिकल नेफ्रॉन कितना है? तकरीबन 80 टू 85%। तो उस हिसाब से कितना लाख है आप निकाल सकते हो। और ये कितना है? अप्रोक्सीमेटली 15 से 20%। यानी मैक्सिमम नेफ्रॉन कौन सा है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यस और नो? इसमें लूप ऑफ इनले कैसा है? शॉर्ट लूप ऑफ इनले है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है इसमें वासा रेक्टा कैसा है? तो आप बोलोगे वासा रेक्टा जो है या तो एब्सेंट होगी क्योंकि लूप ऑफ इनले ही शॉर्ट है। इज ईदर एब्सेंट, ये एनसीईआरटी का लाइन है, इज ईदर एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड, और अगर प्रेजेंट भी होगी तो हाईली रिड्यूस्ड होगी। समझ में आया कि नहीं आया? इट इज ईदर एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड। इज दिस क्लियर और नॉट? यस और नो? टेल मी। क्या कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ इनले एब्सेंट होगा? आप बोलोगे फॉल्स। इसमें क्या होगा? वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा। इसमें वासा रेक्टा कैसा होगा? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में वेल डेवलप्ड, है ना, वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा। द वासा रेक्टा विल बी वेल डेवलप्ड। वी आर मतलब वासा रेक्टा। व्हाट इज वासा रेक्टा? ब्लड कैपिलरी अराउंड
यू कैन से हेनलेज लूप। वासा रिक्टा कैसा है? यू शेप्ड है। हेनलेज लूप भी यू शेप्ड है। हेनलेज लूप के लिए हेयर पिन वर्ड यूज करते हैं, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर। अब कौन जो है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म करेगा? काउंटर करंट कब मैकेनिज्म होता है? स्ट्रेसफुल कंडीशन में। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म कौन कर रहा है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म में रोल प्ले करेगा। अंडरस्टूड और नॉट? ये मैकेनिज्म हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जो आपका स्ट्रेसफुल कंडीशन है उसमें यूरिन बनाएगा कौन? जक्स्टा मेडुलरी। मेडुलरी, ये जो मैं पॉइंट लिख रही हूँ जक्स्टा मेडुलरी का है। इट फॉर्म्स यूरिन ड्यूरिंग स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस का मतलब क्या क्या हो गया? यानी कि हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन, हम बहुत ज्यादा स्वेट कर रहे हैं तो हमें पानी बचाना है ना। अगर बहुत ज्यादा स्वेट करोगे आप तो उस समय ब्लड का जो प्लाज्मा है उससे पानी लॉस हो गया, और उसके बाद यूरिन में तो आप नहीं लॉस कर सकते हो ना, हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं। हम चाहेंगे कि जितना हो सके उतना वाटर का कंजर्वेशन हो। तो इसीलिए जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो है, जो कि ज्यादा नहीं है, मेजोरिटी में नहीं है, सिर्फ 15 से 20% है, वो आपका क्या होगा? स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्या बनाएगा? यूरिन। और हमेशा स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं होता है, इसीलिए कम अमाउंट में है। अंडरस्टूड। और ये जो आपका है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये क्या करेगा? इट फॉर्म्स यूरिन ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन जो होगा, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं होगा, उस समय यूरिन कौन बनाएगा बेसिकली? तो दैट एट दैट कंडीशन, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, द कॉर्टिकल नेफ्रॉन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इज दिस क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यस और नो? नाउ डिड यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? यस। तो कितना परसेंट है कॉर्टिकल नेफ्रॉन? आप बोलोगे 80 to 85% है ना? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो मुझे, ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है आपका? 80 से 85%। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो लूप ऑफ इनले है वो सिर्फ थोड़ा सा ही टच कर रहा है। कहाँ? मेडुला में। मेडुला का पोर्शन है। और कलेक्टिंग डक्ट कैसा होगा? कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कुछ देखो इस प्रकार से होगा। कलेक्टिंग डक्ट जो है ना, ये इस प्रकार से होगा। कलेक्टिंग डक्ट कई सारे न्यूरॉन्स का होगा ना, कई सारे न्यूरॉन बोल रही हूँ, सॉरी, नेफ्रॉन का होगा ना कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट कैसे बन रहा है? तो मेनी डीसीटी, यहां पे हम लोग लिख भी सकते हैं मेनी डीसीटी कन्वर्ज टू फॉर्म अ स्ट्रेट ट्यूब। और उसी स्ट्रेट ट्यूब को हम क्या बोल रहे हैं? कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन, है ना। और उसी को हम क्या बोल रहे हैं? उस स्ट्रेट ट्यूब को कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रहा है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला। और ज्यादा पार्ट कहाँ है इसका? बताओ, इसका ज्यादा पार्ट कहाँ है कलेक्टिंग डक्ट का? तो मेडुला में। देखो कलेक्टिंग डक्ट कुछ इस प्रकार से क्या है? यहाँ पे इस प्रकार से मेडुला में ऐसे स्ट्रेच्ड है, बहुत सारे डीसीडी का कलेक्टिंग डक्ट मर्ज करके। इसीलिए जो मेडुला होता है ना, मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि उसका स्ट्रिएटेड अपीयरेंस होता है। जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं उसका स्ट्रिएटेड अपीयरेंस होता है। वाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। अंडरस्टूड। और जो कॉर्टेक्स होता है ना उसका डॉटेड अपीयरेंस होता है। वाई? बिकॉज ऑफ ग्लोमुलस, वुमेन्स कैप्सूल, इनको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, पीसीटी डीसीटी, तो उनके कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वहां डॉटेड स्ट्रक्चर होता है कॉर्टेक्स में। और मेडुला में स्ट्रिएटेड स्ट्रक्चर होता है, अपीयरेंस होता है, बिकॉज ऑफ वेरियस कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि वहां पे कलेक्टिंग डक्ट कई सारे स्ट्रेट ट्यूब्स आ जाते हैं विच इज गिविंग देम द डॉटेड स्ट्रक्चर। आई होप यहां तक जो बातें हुई हैं वो समझ में आ गई होंगी। समझ में आया? ये चीजें समझ में आ गई। एक बार हम एनसीईआरटी रीड करेंगे बच्चों, ठीक है? ओके, ये दूसरा चैप्टर है। कहाँ गया ये चैप्टर? यस। ओके, कहाँ तक पढ़ लिए थे? यहां तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए थे कल, लेकिन चलो फिर से पढ़ लेते हैं। देखो, देखो यहाँ पे फिर से जो बच्चे आज नए हैं वो फिर से देखो। ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट, द ग्लोमेरुलस which is a tuft of blood capillary and renal tubule. Glomerulus is a tuft of capillaries formed by afferent arteriole. So who is actually bringing the blood towards the glomerulus? Afferent arteriole. Afferent branch of renal artery. Afferent arteriole किसका branch है? renal artery का. Blood from glomerulus is carried away by efferent arteriole. The renal tubule begins with a double wall cup shaped structure जिसको वुमेन्स कैप्सूल बोल रहे हैं। तो renal tubule का फर्स्ट पार्ट क्या होगा? वुमेन्स कैप्सूल। This can be asked in the NEET examination which encloses the glomerulus. वुमेन्स कैप्सूल किसको इनक्लोज कर रहा है? ग्लोमेरुलस को। ठीक है, देखो बाबू, ये जो लाइन है ना, ये आप हाई क्लास में जब जाओगे ना मेडिकल कॉलेज में तो आपको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा बाद में। ये 100% सही लाइन नहीं है एनसीईआरटी में जो लिखा है, लेकिन मैं तुमको जानबूझ के नहीं बता रही हूँ, है ना। वुमेन्स कैप्सूल टेक्निकली ट्रू सेंस में रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट नहीं होता है,
लेकिन आपको एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा, है ना, यही सब चीजें हैं। तो आप जब मेडिकल कॉलेज में जाना तो ये नहीं बोलना कि मैम ने गलत बताया था, नहीं, हम लोग मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जो एनसीईआरटी लिखी है उससे हम लोग अगर एक्स्ट्रा बताएंगे तो आपका लॉस हो जाएगा। एक क्वेश्चन गलत होगा, -5 मार्क्स ऐसे ही चला गया। यस और नो? क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और -1 निगेटिव हो गया। तो इसीलिए ये चीज मैं एक्स्ट्रा आपको नहीं अभी बता रही हूँ, लेकिन ये टेक्निकली 100% सही नहीं है। बट यस, आपको ये चीज मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अभी के लिए ये याद रखना पड़ेगा। और वुमेन्स कैप्सूल किसको इंक्लूड कर रहा है? ग्लोमुलस को। ग्लोमुलस प्लस वुमेन्स कैप्सूल को हम साथ में रीनल कॉर्पसल या मालफिजियन बॉडी या मालफिजियन कॉर्पसल बोलते हैं। प्लीज याद रखिएगा, मालफिजियन ट्यूब्यूल नहीं बोलते हैं। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल याद है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ये यही होता है। और जो पीसीटी है ये किससे लाइंड है? मैंने कल ही बताया था, इट इज लाइंड बाई सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम, ये कल ही बताया था ना। ये किससे लाइंड है? सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम, इपिथीलियम विथ ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर मतलब माइक्रोविलाई जिसको बोलते हैं, ताकि सरफेस एरिया जो है बढ़ सके और रीअब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे से हो सके, है ना, क्योंकि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? पीसीटी में। तो देखो भाई, नेचर ने जिसको जिसको सबसे ज्यादा काम दिया होता है ना, उसको कुछ आराम भी देता है, उसको कुछ, जैसे जिसको सबसे ज्यादा भगवान तकलीफ देते हैं ना, उसको रास्ता भी भगवान ही दिखाते हैं कि हाँ, अगर आपको ये तकलीफ है तो आपको ये रास्ता भी हम दिखाएंगे। वैसे ही पीसीटी के साथ है, पीसीटी को सबसे ज्यादा काम करना पड़ रहा है, मैक्सिमम बेचारे को रीअब्जॉर्प्शन करना पड़ रहा है। तो इसीलिए नेचर ने उसके उसके पास क्या दिया है? सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम दिया है, और ये ब्रश के बॉर्डर के जैसा माइक्रोविलाई है, ताकि सरफेस एरिया इनहांस हो सके और रीअब्जॉर्प्शन इजिली फैसिलिटेट हो सके। इज दिस क्लियर? अब ये डायग्राम अगर आप देखोगे, ये डायग्राम, तो ये देखो, ये एफरेंट आर्टेरियोल है जो ब्लड ग्लोमुलस में लेकर आया, ये इफरेंट आर्टेरियोल है जो लेकर गया, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क बना रहा है। दिस इज द पीसीटी, है ना। उसके बाद से ये डिसेंडिंग लिम्ब है हेनलेज लूप का, ये असेंडिंग लिम्ब है हेनलेज लूप का, ये डीसीटी वाला पोर्शन है, ये कलेक्टिंग डक्ट का रीजन है। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। कई सारा जो डीसीटी है वो जब आपस में मिलेगा तो एक स्ट्रेट ट्यूब बनेगा, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स से मेडुला तक एक्सटेंड कर रहा है। ग्लोमुलस और वुमेन्स कैप्सूल, जिसको हम साथ में मालफिजियन कॉर्पसल बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट मालपिजाई, ये यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है और ये कॉर्टेक्स में है किडनी के। पीसीटी भी कॉर्टेक्स में है, डीसीटी भी कॉर्टेक्स में है। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला, और इसका मेजर पार्ट मेडुला में है। मेडुला में ये इस प्रकार की स्ट्रिएटेड अपीयरेंस देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वासा रेक्टा देखिए यहाँ पे हिनलेज लूप के पास यू शेप्ड वासा रेक्टा है। हिनलेज लूप हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया? अब यहां देखते हैं, देखिए पीसीटी का हो गया। अ हेयर पिन शेप्ड हेनलेज लूप, जैसा कि मैंने बताया था, इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। द असेंडिंग limb continues and another highly coiled tubular region called distal convoluted tubule. The DCT of many nephron open into a straight tube जिसको collecting duct बोल रहे हैं, many of which converge into a renal pelvis. डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से मैंने कल ही बताया था आपको रीनल पेल्विस बनेगा। जो लोग कल का लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लीज एक बार जाकर वॉच करिए। थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द कैलिसिस, यस और नो? याद करो, जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट से क्या बनेगा आपका? मेडुलरी पिरामिड। यस और नो? यू रिमेंबर मेडुलरी पिरामिड? जो लोग ने लेक्चर नहीं देखे हैं वो दोबारा देखिए, और जो लेक्चर देख चुके हैं वो समझ रहे होंगे। कलेक्टिंग डक्ट से मेडुलरी पिरामिड बनेगा, फिर क्या बनेगा? माइनर कैलिक्स, फिर क्या बनेगा? मेजर कैलिक्स, फिर क्या बनेगा? ब्रॉड एरिया, जिसको क्या बोलेंगे? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जब कॉन्केव नॉच हाइलम से बाहर निकलेगा तो उसको क्या बोल देंगे हम? यूरेटर। समझ में आया? जिन बच्चों को पता होगा वो बता सकते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट ओपन इनटू रीनल पेल्विस, देखो कलेक्टिंग डक्ट रीनल पेल्विस में ओपन होगा थ्रू व्हाट? बीच में क्या आएगा? मेडुलरी पिरामिड आएगा ना। यस और नो? इन द कैलिसिस, यस और नो? ये बातें समझ में आ गई होंगी आई गेस। द मालफिजियन कॉर्पसल, यानी मालफिजियन कॉर्पसल मतलब ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन्स कैप्सूल की बात हो रही है, जहां अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। ये सब कहाँ है? कॉर्टेक्स में है किडनी के। वेयर एज द लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेडुला,
In majority of nephrons, the loop of Henle is too short and extends only very little into the medulla. Such nephron are cortical nephron. Yes, 80 to 85% nephrons कैसे हैं? Cortical nephrons हैं, जिसमें loop of Henle जो है वो थोड़ा ही सा मेडुला में जा रहा है, छोटा सा loop of Henle है. वासा रेक्टा या तो एब्सेंट है या तो हाईली रिड्यूस्ड है, याद करिए. इन सम ऑफ द नेफ्रॉन, सम में कितना परसेंट हो गया? 15 से 20% हो गया ना जक्स्टा मेडुलरी वाला, यस और नो. इसीलिए यहाँ पे सम वर्ड याद रखने की जरूरत है. और यहाँ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी कैसे है बाबू? कॉर्टिकल. और सम कौन है? जक्स्टा मेडुलरी. एक एक वर्ड याद रखना है भाई, एक एक वर्ड, और आप यहाँ से याद रख के जाओगे, कुछ भी छूटने वाला नहीं है. दिस इज माई गारंटी. ओके. In some of the nephron, loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. These nephrons are juxtamedullary nephron. इन तरह के nephrons को हम juxtamedullary nephrons बोलते हैं. The efferent arteriole emerging from the glomerulus, glomerulus से जो इफरेंट आर्टेरियोल एमर्ज हो रही है, देखो ये आपका ग्लोमुलस है, इससे आपका इफरेंट आर्टेरियोल एमर्ज हो रहा है, यस और नो. उसके बाद वो क्या कर रहा है? बेसिकली form a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries. किसके अराउंड फाइन नेटवर्क कैपिलरी बनाएगा? रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड. अंडरस्टूड. A minute vessel of this network runs parallel to Henle's loop, forming a U-shaped vasa recta. मैंने बताया था vasa recta is U-shaped. Vasa recta is absent और highly reduced in cortical nephron. मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि cortical nephron में loop of Henle short होता है, इसीलिए वासा रेक्टा जो है या तो एब्सेंट होगा या तो हाईली रिड्यूस्ड होगा. जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं ऊपर वाले, वही काम कर देंगे वासा रेक्टा का, इसीलिए वासा रेक्टा अगर एब्सेंट होगा तो भी काम चल जाएगा. Is this okay or not? Is this clear? Or in case of juxtamedullary nephron, vasa recta is well developed. Juxtamedullary nephron ही counter current mechanism करेगा, जो आगे पढ़ेंगे हम. Urine formation we will continue in the next class. I hope आपको ये lecture समझ में आया होगा. Urine formation is a very very important topic that we will be dealing in the next class. ठीक है. अगर आपको ये lecture अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करिए, है ना. और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताइए, लाइक करिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे समझ में आए कि यस आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट. और कहीं अगर आपको कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है समझने में तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, है ना. और मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस भी देती हूँ शॉर्ट्स में, तो आप उसको सब्सक्राइब करोगे तो आपको इजिली नोटिफिकेशन आएगा, तो आप उसको देख सकते हो, कर सकते हो. अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग. ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहां हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं. तो बाय बाय, टेक केयर.